नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। राजनीति कितनी बेशर्म हो सकती है वो आजकल न सिर्फ आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा बल्कि भारत में भी उसका कुछ नजारा आप देख सकते हैं। बेशर्मी की सारी हदें पार की जा रही हैं। जो पार्टी कल तक कह रही थी कि ये सब ड्रामा है, ये सब नाटक चल रहा है, और कहां है पाकिस्तान पर हमले का सबूत क्या है? पहलगाम के आतंकवादी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। पार्टी के नेता कह रहे थे, लेकिन पार्टी के सर्वे सर्वा छुप रहे थे, बच रहे थे कुछ कहने से। इतनी बेशर्म राजनीति, और मेरे ख्याल से ये पूरी दुनिया में राजनीति की बेशर्मी का ये जो दौर चल रहा है, इसका आलम हर जगह देखने को मिल रहा है। अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है, इंग्लैंड में भी देखने को मिल रहा है, और भारत और पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। मेरे टाइटल से आप समझ गए होंगे, दिशा और सुशांत के वॉरियर को, प्रशंसकों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इनके कहने और करने से सारी दुनिया चल रही होती तो यही चला रहे होते। आपको डरने की जरूरत नहीं है और ना ही घबराने की जरूरत है। लड़ाई तो हम लोग जीतेंगे ही, लेकिन इनकी बेशर्मी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत कल तक कह रहे थे कि ये सब ड्रामा चल रहा है। उन्होंने अपने किताब का विमोचन किया। किताब के विमोचन में जो विलंब हो रहा था, तो जो उसके प्रकाशक थे उनको इन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा है, 2-4 दिन में बंद हो जाएगा। एक प्रकार से शिवसेना उद्धव का ये लाइन था कि जो कुछ भी हो रहा है ये मोदी जी अपने राजनीतिक फायदे के लिए करवा रहे हैं। सेना ने जो कुछ भी किया वो सब एक नाटक था, वो सब एक ड्रामा था। 9 जगहों पर भारतीय सेना ने अपने उच्चतम पराक्रम का परिचय दिया। पूरी दुनिया कायल है। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, एक भी पकड़ में नहीं आया, और जो सैकड़ों ड्रोन दागे गए पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन में, उस सारे के सारे ड्रोन को हवा में ही नेस्त नाबूद कर दिया हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये डिफेंस सिस्टम जो 400 है, जो रसिया के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं, भारत अब काम कर रहा है, उसका कमाल ऐसे हुआ कि उसका एक भी ड्रोन हमारे ऊपर हमला करने में कामयाबी हासिल नहीं कर सका। छिटपुट जो घटनाएं हुई, वो क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग हुई है, वहां से जो कुछ उन्होंने गोले दागे, उससे जरूर कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में या बॉर्डर के गांव में कुछ जरूर हुआ। लेकिन उनके लोग बेशर्मी की इंतहा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा मिसाइल तो दिल्ली पहुंच गया था, लाल किला पर, और सोनीपत में उसको ट्रैक कर लिया, पहुंच गया था। अरे पहुंचने में क्या होता है, आपको ट्रैक करके ध्वस्त कर दिया। लेकिन कह रहे थे कि उनका मिसाइल पहुंच गया था यहां पे। हमारे ब्रह्मोस ने कमाल कर दिया, उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। लेकिन शिवसेना उद्धव के नेता को यह सब बात समझ में नहीं आ रही थी। अब कहानी एक ही रात में एक ही फोन से पलट गई, और ये पलटी क्यों है? ये जो पलटी है ना, उसमें निश्चित रूप से दिशा और सुशांत के प्रशंसक और वॉरियर को थोड़ी बहुत निराशा हाथ लगेगी। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। हां, यह बात जरूर है, एक बेशर्म, एक निर्लज्ज पार्टी के साथ
भारतीय जनता पार्टी रिश्ता क्यों रख रही है? जाहिर है कुछ निर्लज्जता का आरोप इस पार्टी पर भी लगना लाजमी है, लगेगा ही। और इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हाल के दिनों में अपने व्यवहार से, अपने कार्य व्यवहार से ये संदेश दे रहे हैं जनमानस में कि राजनीति में सब कुछ चलता है। और मैं हैरान हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमेशा कहते थे कि सब कुछ चलता है, कि स्थिति बदलनी चाहिए, लेकिन राजनीति में वो सब कुछ चला रहे हैं, हर तरह के समझौते कर रहे हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, दूर दूर तक कोई आवश्यकता नहीं। तो माननीय मोदी जी ये साबित कर रहे हैं अंततः कि अंततः वो एक नेता ही है। देश जो उनमें स्टेट्समैन ढूंढ रहा है, ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और अंततः वो नेता ही है। ये नहीं हो सकता है कि किरण रिजिजू को सपना आए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को, और वो उद्धव ठाकरे को फोन करते हैं। जाहिर है इसके लिए बातचीत हुई होगी, बातचीत होने के बाद इनका फोन गया होगा। दो बातें हो सकती हैं। कई बार जो चीज सामने में दिखती है वैसा हो नहीं सकता है। मेरा मन ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस फोन के पीछे बहुत सारा खेल कर गए। अभी खबर आई थी कि शिवसेना उद्धव में जबरदस्त बगावत हो गई है। क्या ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है उस बगावत को हवा देने का? और वो वाया उद्धव आ रहा है। सीधे उद्धव को फोन करके कहा गया कि आप अगर अपने किसी सांसद को फॉरेन डेलीगेशन में भेजना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। ये तो सरकार के तरफ से, महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार के तरफ से कोई फोन आ जाए तो रिसीव करने के लिए चप्पल नहीं पहनेगा दोनों बाप बेटे, दौड़ पड़ेगा बाहर की तरफ और फोन रिसीव करने के लिए। अभी की स्थिति यह है दोनों बाप बेटी की, फौरन से पेशतर पहुंच जाएगा। और ऐसी हालत में किरण रिजिजू का फोन चले जाए कैबिनेट मिनिस्टर का कि आप अगर अपने किसी नेता को डेलीगेशन में भेजेंगे तो अच्छा रहेगा, हैसियत नहीं है उद्धव ठाकरे की कि इस फोन के ऑफर को वो नकार दे। नकार नहीं सकता था, नकारा भी नहीं, फौरन से पेशतर स्वीकार कर लिया। खबरें आ गई और उसमें कहा गया कि आप अपने यहां से किसी को अगर भेजना चाहते हैं तो भेजिए प्रियंका चतुर्वेदी जी को। प्रियंका चतुर्वेदी जी के स्वर अलग थे, अब जैसे इसमें बात बनी है स्वर अलग हो गया है। मित्रों, खबर आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी धीरे धीरे करके उनके सारे सिपह सालार को तोड़ देंगे। प्रियंका चतुर्वेदी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नजर है और इसी वैदेशिक दौरे के बहाने जो बगावत चल रही है शिवसेना उद्धव में, उसको और हवा दे दिया जाएगा। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना में कोई डील हो गई है, तो जो सामने से दिख रहा है वैसा नहीं है। इसीलिए मैं आज अपने एसएसआर वॉरियर और दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि बिल्कुल भी निराश मत होइए। आप अगर यह सोच रहे हैं कि नहीं, मोदी जी ने और अमित शाह ने, फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सरेंडर करवा दिया है, शरणागत कर दिया है, और अब जो उद्धव ठाकरे के साथ डील होगी वो बात बन जाएगी और दिशा का केस कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि शिवसेना को मटिया मेट करना है,
और इसकी सुपारी भारतीय जनता पार्टी ने ली है। शिवसेना मटिया मेट ही होगा। सामने से तो दिख रहा है कि शिवसेना को कहा गया है कि फॉरेन डेलीगेशन में आइए और आप पूरी दुनिया में आपके नेता जाकर के बताएंगे कि हमारे सैनिकों ने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया, भारत ने क्या किया। एक तीर से 3 निशाने हुए। पहला निशाना कि जो आए बाएं बक रहा था संजय राउत जैसे लोग और शिवसेना के और लोग की ये ड्रामा है, उस पर विराम लग गया। दूसरा कि ये जो बगावत हो रहा है वो बगावत को अंदर खाने हवा मिल गई। और तीसरा कि सारी राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने एक प्रकार से युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को और डिप्लोमेसी के मैदान में, कूटनीति के मैदान में और पॉलिटिक्स के मैदान में, राजनीति के मैदान में सारी राजनीतिक पार्टियों को उन्होंने धराशायी कर दिया। अब आप ये नहीं कह सकते, मोदी से नहीं मांग सकते। अब कुछ जयराम रमेश जी जैसे और पवन खेरा जैसे लोग होते हैं जो गलथेतरई करते हैं, लेकिन जयराम रमेश अभी भी सबूत मांग रहे हैं कि 6 जो अपराधी हैं पहलगाम के वो किधर हैं, टेररिस्ट। पवन खेरा भी कह रहे हैं वो किधर हैं। आम आदमी पार्टी को भी कोई जगह नहीं मिली है, तो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट पहले कैसे कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की, क्योंकि जबकि भारत 1971 में भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं किया था, 99 में भी स्वीकार नहीं किया। अब जब भारत पूरी तरह से मजबूत है, आम आदमी पार्टी के नेता तो यहां तक कह रहे थे कि हम तो लाहौर आज बार लेने के चक्कर में आ गए थे, आपने सीज फायर क्यों किया। और ये बात भी सही है, देश का एक बहुत बड़ा जनमानस इस बात में यकीन कर रहा है कि इस बार भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और भारत इस बार पाकिस्तान को घुटने टिकवा सकता था। इसमें भारत चूक गया और उसका नतीजा यह हुआ कि जनरल अयूब खान के बाद पाकिस्तान में दूसरी दफा अगर कोई फील्ड मार्शल बना है तो यह मौलाना आसिम मुनीर बन गया। आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। अब आप कहते रहिए कि हमने उसका जो न्यूक्लियर ठिकाना था उसको टारगेट हो गया और वहां से न्यूक्लियर लीक होने लगा। हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, बॉर्डर विलेज से वो जो जगह है वो 171 किलोमीटर है। ऐसी परिस्थिति में अगर न्यूक्लियर लीकेज होता तो उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ सकता था। ये सब कारण को ध्यान में रखते हुए, इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने सीज फायर का निर्णय लिया। ये कहानी कोई स्वीकार नहीं करेगा, माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेताजी, कोई नहीं स्वीकार करेगा। ठीक है, हमारी सेना ने अपने सॉरी का परिचय दिया है, ये हुआ है, लेकिन अब कहां चूक रह गई ये तो आप बेहतर जानते हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जनमानस में यह बात चली गई कि भारत ने एक बार फिर माफ कर दिया और आपका जो हम न्यू नॉर्मल है ऑपरेशन सिंदूर, ये एक कहावत बन के रह गया है। जनमानस इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनमानस यही कह रहा था कि आपके पास मौका था, 2-3 दिन और होना चाहिए था यह हमला, 2-3 दिन में ही पाकिस्तान घुटने टेक देता। आपने नहीं किया वो काम, क्यों नहीं किया? और यह सवाल तो बहुत मौजूद है कि सीज फायर तो हुआ, फिर ट्रंप का ट्वीट पहले आया क्यों? कैसे कहेंगे आप इस बात को? तो इस देश की जनता को मूर्ख मत समझिए मोदी जी। हमारे सेना के जवानों का जो शौर्य, उनकी जो कीर्ति है वो लहरा रही थी। हमने साबित किया कि हमारे एयरफोर्स, हमारा आर्मी और अभी तो नेवल हमारा कमर कस ही रहा था, घेर लिया था। परिस्थिति थी, अमेरिका आपके साथ खड़ा था, उसकी मजबूरी थी। चाइना चुपचाप था, हम वॉर एस्केलेट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उसको घुटने पर लाने के लिए बहुत सारी बातें की जा सकती थी। हमारे सेना का मॉरल हाई था। आपने उन्हें कहा था कि
जो चाहते हैं वो करिए। फिर ये बात समझ में नहीं आएगी, और अगर आपका ये स्टेप सही भी होगा तो भी जनमानस इतनी बारीक नीतियों को नहीं समझती है। आपकी क्या परिस्थिति थी उसको जनमानस नहीं समझती है। जनमानस को सीधा समझ में आता है, आपने कहा था कि इस बार ऐसी सजा दूंगा जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी, सजा दी है। लेकिन ये बात भी 3-4 बातें ऐसी हैं मोदी जी, जो हम आपके हितैषी होते हुए भी आपसे ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप जिनसे भी बात करेंगे जनमानस में वो सब ये सवाल पूछेंगे आपसे। पहली बात, जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हमने 100, आपके ही जुबान में, हमने 100 खूंखार आतंकवादियों को मारा है, उसके मुखिया बच गए हैं। उसके मरने की खबर नहीं है, ना तो लश्कर तैयबा के और ना ही हिजबुल मुजाहिदीन के, और जो दूसरे छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके, किसी भी उसके प्रमुख के मरने की इस ऑपरेशन में खबर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कि जब हमारी सेना ने इतना बड़ा कमाल कर दिया था और वो बैकफुट पर आ चुका था, वो त्राहिमाम कर रहा था, फिर ये सीज फायर हो गया, और सीज फायर के ट्वीट पहले ट्रंप के तरफ से कैसे आ गए? अगर मान लेते हैं कि ट्रंप ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो फिर आपके और पाकिस्तान के बीच के सीज फायर की खबर ट्रंप तक कैसे पहुंची? ट्रंप के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट कैसे हो गया? फिर जेडी वेंस का ट्वीट हो गया, फिर दूसरे इंटेलिजेंस का, विदेश सचिव का हो गया, और कई लोगों का ट्वीट हो गया। कैसे हो गया? अब किस बारीकी को अब आप कहें कि ये मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल जनमानस का सवाल है, ये सवाल तो पूछेंगे लोग। और फिर ये ट्रिप बना लिया है आपने, विदेश में जाकर के समझा रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ठीक है, अच्छी बात है, हम एक देश के रूप में हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन आपने धूर्त, कमजोर, चरित्रहीन विपक्ष को मौका दे दिया। मोदी जी चरित्रहीन विपक्ष को मौका दे दिया, और चरित्रहीन विपक्ष के लोगों को डेलीगेशन में शामिल करवा रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं कि जाकर के, कि देश में जाकर के, पूरी दुनिया में जाकर के आप भारत की स्थिति को स्पष्ट करिए, भारत की रणनीति क्या थी ये बताइए। इसका क्या फल होगा बताइए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनमानस में ये बात चली गई। ये 2-3 सवाल जो हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है, कि ट्रंप का ट्वीट आया कैसे, ट्रंप ने नेगोशिएशन नहीं किया तो ये खबर ट्रंप तक पहुंचाई किसने, कैसे ये लीक हुई खबर, और अगर ये खबर लीक हुई है तो आप ये मान के चलिए ये बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, किधर से हुई है ये देखना पड़ेगा। तो ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो जनता के सवाल हैं, और इस बीच में किरण रिजिजू जी फोन कर देंगे उद्धव ठाकरे को, जिसकी चरित्रहीनता सर्वविदित है, और ये दोनों बाप बेटा जेल जाने की कगार पर खड़ा है, आप उनसे गलबहियां कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी अगर चली भी जाएगी तो क्या होगा? ये सब सारे सवाल हैं। ये और बात है कि आप पॉलिटिक्स में हैं, आप पॉलिटिक्स में शिवसेना को तोड़ देंगे, अच्छी बात है, मैं जानता हूं कि आप तोड़ेंगे, तोड़ना भी चाहिए। लेकिन अगर इस सब का नतीजा ये हुआ कि आपकी महाराष्ट्र सरकार 18 जुलाई तक रिप्लाई ही फाइल नहीं की, तो ये माना जाएगा कि आपने बेटे को जेल नहीं भेजने की शर्त पे कोई डील कर ली है, जो मेरा मन कहता है नहीं हुआ है ऐसा, और ना ही होगा। मेरा मन ये कहता है कि माननीय अमित शाह जी ऐसा नहीं करेंगे। माननीय अमित शाह जी इस बार बाप बेटे को सबक सिखा के रहेंगे, और आप भी सबक सिखा के रहेंगे, ये मेरा मन कहता है। तो ये आपने एक मास्टर स्ट्रोक तो दिया है अभी, शिवसेना की बोलती बंद करने के लिए
कि ड्रामा है, ये है, वो है, बोलना बंद करने के लिए आपने प्रियंका चतुर्वेदी को ऑफर दे दिया और वो आ गई। वो तो जाएंगी भी, उनका काम ही है विदेश घूमना, कभी आदित्य के साथ तो कभी नए डेलीगेशन में। तो ये बड़ा अच्छा काम किया है आपने। लेकिन हमें भी यह खबर है कि इस डेलीगेशन में शिवसेना उद्धव के शामिल होने का आदित्य ठाकरे के केस पर कोई असर नहीं होने वाला है। बाप बेटा दोनों हालांकि दौड़ करके पहुंचा है बीजेपी के पास कि माय बाप मुझे बचा लीजिए, आप जो कहेंगे वही करूंगा। इसलिए किरण रिजिजू जी का फोन गया तो उनके जहन में यह बात भी नहीं होगी किरण रिजिजू को, क्योंकि ये लोग इस तरह के राजनीति में रहते हैं, शामिल, इनको पता नहीं चलता है। तो पता हो सकता है बहुत व्यस्त रहते हैं, इन्हें क्या मालूम कि आदित्य ठाकरे कहां फंसा हुआ है, कौन है, क्या है। किरण रिजिजू जी को कहा गया होगा कि आप फोन करिए, इन्होंने फोन कर दिया। फोन कर दिया तो लगा कि साहब ये तो किरण रिजिजू जी नहीं, मोदी जी ने ही फोन कर दिया है। तो बाप बेटे सोच रहे होंगे कि इससे बड़ा आपको क्या ऑफर मिल सकता है। प्रियंका जी उधर जाएंगी, क्या पता इधर आदित्य भी निकल ले गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो ये डील के पीछे लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं, मैं नहीं व्यक्त कर रहा हूं। मैं तो आज भी मुतमईन हूं कि मोदी, अमित शाह, फडणवीस डील नहीं करेंगे शिवसेना से, और उनके बेटे ने जो कुकृत्य किया है उसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। हालांकि दोनों बाप बेटा इसी में लगा हुआ है कि किसी भी प्रकार से मुझे उस केस में बचा लिया जाए। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं अपने दर्शकों को खास तौर से, मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, स्वयं मोदी, स्वयं फडणवीस, स्वयं अमित शाह तीनों भी चाह लेंगे तो भी उद्धव का बेटा अगर गुनाह किया है तो उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आप डील कर लें पर्दे के पीछे, डील कर लें पर्दे के बाहर, कुछ भी कर लें, न्याय अपना काम करेगा और 140 करोड़ देश की जनता इस मुद्दे पर खड़ी होगी, आपके हर डील की हवा निकाल देंगे। देवा भाऊ, आपको रिप्लाई देना है, आप रिप्लाई मर्यादित तरीके से दीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी अगर डेलीगेशन में शामिल हो गई है, मैं नहीं मानता हूं कि आदित्य ठाकरे की शर्त पर हुआ है ये सब कुछ नहीं हुआ है। आदित्य ठाकरे को जेल जाना पड़ेगा, जो गुनाह किया है उस गुनाह की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इट इज ए मैटर ऑफ डेज एंड टाइम। इसलिए इस बीच में सबूत मिटाने की, सबूत को खत्म करने की जो भी प्रक्रियाएं चल रही होंगी वो नहीं चलेगी। तो आदित्य ठाकरे के बिना पर पुलवामा अटैक में उनका समर्थन पाना है, ऐसी डील भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। और अगर ऐसी डील हुई है तो इस डील का कोई मतलब हम लोग रहने नहीं देंगे। शिवाइब नेटवर्क, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन, वकीलों की हमारी टीम इस डील की भी हवा निकाल देंगे। दोनों बात मैं कह रहा हूं, एक तो ये डील ऐसी हुई नहीं है, और अगर ये डील हुई है तो आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस डील की हवा हम निकाल देंगे। अब मैं कुछ चीज पढ़ना चाहता हूं, संयोग से मेरे कानूनी योद्धा जो सब कुछ दांव पर लगा करके लड़ रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। उनके तरफ से आज ये आया, इस पर मैं अलग करने वाला हूं कार्यक्रम। अब कानून भागेगा नहीं, गुनहगारों को घसीट कर लाया जाएगा। या तो दुश्मन अदालत में होंगे या इंसाफ उनके दरवाजे पर।
अदालत में या तो वो जाएगा या इंसाफ उनके दरवाजे पर। इंसाफ की आंधी चली है, अब कोई बच नहीं पाएगा। जो कानून से भागेगा, इंसाफ उसका पीछा करेगा। ध्यान रहे, ये मैं डील करने वाले को संकेत दे रहा हूं। डील करने वाले को, अगर डील हुआ है, अगर डील ऐसी हुई है तो मैं नहीं मानता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ऐसी कोई डील नहीं हुई है। फिर भी अगर डील हुई है, क्योंकि जनता को यह शक है और कई बार जनता के शक सही भी होते हैं, तो अगर यह डील हुई है तो मैं कह रहा हूं इंसाफ की आंधी चली है, कोई बच नहीं पाएगा। जो कानून से भागेगा, इंसाफ उसका पीछा करेगा। इंसाफ रुकेगा नहीं, अब हर हाल में होकर रहेगा। ये रिजॉल्व है। सत्ता की दीवारें टूटेंगी। दीज आर द रिजॉल्व्स। ये कमिटमेंट है, ये प्रण है, ये शपथ है। सत्ता की दीवारें टूटेंगी, गुनहगार सामने आएंगे। न्याय का वक्त आ चुका है, अब समझौता नहीं सिर्फ हिसाब होगा। याचना नहीं अब रण होगा। संघर्ष महाभीषण होगा। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। एक तरफ डील करने वाले रहेंगे और एक तरफ देश के 140 करोड़ लोग एक बेटी के पिता को न्याय दिलाने के लिए खड़े रहेंगे। धूर्त, बेईमानों, भ्रष्टाचारी लोग सतर्क हो जाओ, छोड़ने वाले हम नहीं हैं। न्याय का वक्त आ चुका है, अब समझौता नहीं सिर्फ हिसाब होगा। दरबार बुला रहा है, या हाजिर हो जाओ या घसीटे जाओगे। किसका दरबार? न्याय का दरबार बुला रहा है। हाजिर हो जाओ, नहीं तो घसीटे जाओगे। इंसाफ अब दस्तक नहीं देगा, सीधे वार करेगा। ये चेतावनी है। इंसाफ अब दस्तक नहीं देगा, सीधे वार करेगा। जो जनता को बेवकूफ समझते थे, अब वो कटघरे में खड़े होंगे। अगर आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, तो वो कटघरे में खड़े होंगे। इसीलिए दिनकर की वो कविता मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं। जनता की रोके राह समय में ताब कहां, वो जिधर चाहती काल उधर मुड़ता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। भाजपा और उद्धव के डील की भी हवा निकाल देंगे, लेकिन डील हुई नहीं है। आप इत्मीनान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।